Welcome to lecture on management and entrepreneurship and overview presented by Ravi Prakash Mathur, Senior Lecturer, Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College, Jodhpur. Uh, this lecture is just for the introduction of subject basically. Uh, इसमें मैं सबसे पहले ये आप एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैंने डिस्प्ले की है, ये ध्यान रखने लायक है कि ये वीडियो लेक्चर जो है स्पेसिफिकली जोधपुर पॉलिटेक्निक में चलने वाली ब्रांचेज जो हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फाइबर इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से संबंधित जो कोड नंबर फाइनल ईयर के स्टूडेंट 310 है, जिस सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उससे संबंधित ये ई कंटेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो ऑफलाइन क्लासेज या क्लासरूम क्लासेज जो हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की क्लासेज रन नहीं कर पा रही है। इस वजह से ये एक पर्टिकुलर वे में डिज़ाइन करके लेक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं और कोशिश की गई है ऑडियो जो स्क्रिप्ट इसमें हम जो बना रहे हैं कि ये एक फॉर्मल लेक्चर के रूप में स्टूडेंट्स को फील हो, जैसा कि वो एक डायरेक्ट क्लासरूम में नॉर्मली फील करते हैं। और ये भी एक एडवाइस हमारी है इसमें कि अगर इस टारगेट स्टूडेंट ग्रुप्स के अलावा कोई और व्यूवर्स इसको व्यू करते हैं तो वो इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली डिज़ाइंड और प्रिपेयर्ड लेक्चर्स हैं, जनरल फॉर्मेट को इसको ना समझा जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका जो महत्व है इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा पढ़ने वाले इंजीनियर्स के लिए, उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें तो सामान्यतः इंजीनियर्स जो है हो सकता है वो अपने स्वयं का एक उद्योग अथवा बिजनेस अथवा जिसे हम व्यवसाय कहते हैं वो सेटअप करने का प्रयास करें, या ऐसा हो सकता है कि इंजीनियर्स किसी उद्योग में, किसी व्यवसाय में, किसी डिपार्टमेंट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे स्वयं एक एम्प्लॉय के रूप में। तो इस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि टू अचीव द टारगेट एंड गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ एसेंशियल टू कोऑर्डिनेट द एंटायर सिस्टम। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो उसके जो भी लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, उनको जो हमें प्राप्त करना है उसके लिए सारा जो सिस्टम उस संगठन का है उसको एक प्रॉपर वे में हमें समन्वय बनाना पड़ता है। और इस समन्वय को बनाने के लिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं जनरल, वो बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का डेवलपमेंट के हमें जानकारी चाहिए होती है, मटेरियल मैनेजमेंट की जानकारी चाहिए होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी चाहिए होती है, और भी कई प्रकार की हमें वेज इंसेंटिव या इनसे संबंधित जानकारियों के लिए हमारी नॉलेज होना आवश्यक है। तब भी हम जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए इंजीनियर हमारा रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले कर पाएंगे। इसमें अब मैनेजमेंट के अलावा जो एक और सब्जेक्ट के साथ में जो नाम जुड़ा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप, कुल पूरा सब्जेक्ट का नाम जैसे हमने कहा मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी तो पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, और अब सेकंड जो सेक्शन बनता है एंटरप्रेन्योरशिप, उसका क्या इम्पोर्टेंस रह सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि स्लाइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इन द कम्पिटिटिव वर्ल्ड, huge country like India, where opportunities of employment is very limited, self-employment is the best means of employment and entrepreneurship is highest limit of self-employment। इसका मीनिंग हम इसको अगर हिंदी में चर्चा करना चाहें तो इसका मीनिंग ये है कि चूँकि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, उसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ पर उस जनसंख्या के प्रपोर्शन में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी सीमित है। इसलिए स्वरोज़गार उसके लिए, इस रोज़गार को की समस्या का समाधान करने के लिए एक सबसे अच्छा साधन है, और विशेषकर उद्यमिता इस स्वरोज़गार की एक हम कह सकते हैं सर्वोत्कृष्ट सीमा हो सकती है। ये भी हमें महसूस करना पड़ेगा कि एक्चुअल में उद्यमिता जो है वो कहीं पैतृक रूप से किसी को नहीं मिलती है बेसिकली, और यह उद्यमिता किसी भी मानव के मानसिक एवं उसकी बौद्धिक
जो उसका स्तर है उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करती है। इसलिए किसी भी ह्यूमन बीइंग में एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता का विकास जो किया जा सकता है वो प्रशिक्षण, मोटिवेशन और उसको मार्गदर्शन करके उद्यमिता का विकास किया जा सकता है। Entrepreneurship will introduce students about how to set up a small scale industry. The subject includes the procedure for how to select, proceed, and start the SSI, which also involves a concrete market survey report and project formulation. कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि विद्यार्थियों को अगर अपना स्वयं का कोई लघु उद्योग लगाना हो, उसकी सेटअप करना हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं, वो उस दिशा में उसको बहुत मदद करते हैं। उसकी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए जो अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं, जो जानकारी आवश्यक होती है, वो इस सब्जेक्ट के थ्रू देने की प्रयास किया जाता है। ये इसमें हमने लिखा है कि इसमें यह चीज़ हम कोशिश करते हैं कि आप सर किस प्रकार की इंडस्ट्री लगाएं, ये उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। जब आप सिलेक्शन कर लेंगे तो उसकी आगे की कार्यवाहियाँ किस प्रकार से, किस सीक्वेंस में करेंगे, और उसके बाद आपको जो आवश्यकता होगी, जिसमें आपको मार्केट सर्वे भी करनी पड़ सकती है और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी इंडस्ट्री को लगाने के लिए तैयार करनी पड़ सकती है। इन सब की जानकारी भी एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट में प्रोवाइड की जाती है। अगर हम इससे, जैसा कि ज़्यादातर हम किसी भी सब्जेक्ट्स को जब एक तरह से हम जब कहें, हम पहला या उसका व्याख्यान है, पहला लेक्चर है, क्लासरूम में जब भी हम इस प्रकार की, कॉलेज जब हमारा शुरू होता है, जब करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट विशेष के लिए, तो निश्चित रूप से एक पहले ही दिन हमें, जैसा कि अभी हमने इम्पोर्टेंस डिस्कस की सबसे पहले सब्जेक्ट की, उसके बाद हमें हमारा जो एक डिफाइंड, एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस जो है, उसका एक ओवरव्यू करना आवश्यक होता है। हमारे केस में अगर ये सिलेबस को एक यहाँ पे हम स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का एग्जैक्ट टाइटल जो है वो है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको एक्चुअल में मैकेनिकल के लिए कोड ME 310 इंडिकेट किया हुआ है, और दूसरी जो ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इनके लिए वो क्रमशः EL 310 हो सकता है, EF 310 हो सकता है, या PE 310 हो सकता है। हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल के द्वारा जारी करिकुलम में ये मैंशनड है, जैसा कि इसमें मैंने सिलेबस में इंडिकेट किया है कि दिस सब्जेक्ट इज़ कॉमन टू ऑल ब्रांचेज एक्सेप्ट कंप्यूटर्स, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल कॉन्क्रीट ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन के जो ब्रांचेज हैं, उनमें इस कोड से ये सब्जेक्ट नहीं रन करता है। सिलेबस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें दाहिने राइट हैंड कॉर्नर पे LTP जो इंडिकेट किए हुए हैं, इसका मीनिंग ये है प्रत्येक सप्ताह में इसके जो हैं 1-1 घंटे के 2 लेक्चर्स शेड्यूल किए हुए हैं, और इन लेक्चर्स में जो भी पढ़ाई करवाई जाती है, जो एक थियोरेटिकल जो डिस्कशन हो पाता है, उनके बेस पे प्रति सप्ताह उसको एक प्रैक्टिस के लिए हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट के कुछ एक सिंगल 1 घंटे का ट्यूटोरियल का भी प्रावधान किया हुआ है। अब चूँकि ये अभी क्लासेज इंस्टीट्यूशन में नहीं चल रही है, तो इस चीज़ का फ़िलहाल जो हमने एक तरीका निकाला उसमें ये रखा है कि ज़्यादातर केस में जब हम कोई लेक्चर आपको ऑनलाइन पे ये वीडियो डिलीवर कर रहे हैं, तो इसी वीडियो के अंत में जो थ्योरी जब हम पढ़ा चुके होंगे, तो इसी वीडियो के अंत में कोशिश करेंगे कि उस ट्यूटोरियल इसमें किस प्रकार से बन सकते हैं, और उन ट्यूटोरियल में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर्स किस प्रकार से स्टूडेंट को जो मटेरियल है उसको सेलेक्ट करके लिखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि उनकी नॉलेज और उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ये भी हम इसी लेक्चर विशेष में ही हर लेक्चर के अंत में कोशिश करेंगे कि ये ट्यूटोरियल समाहित कर दिए जाएं। अगर हम देखें कंटेंट्स के रूप में, तो पहला यूनिट हमारे जो मेंशन किया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि
प्रबंध से संबंधित कई तरह के सिद्धांत हैं, उनके बारे में इस पहले यूनिट में चर्चा की जाएगी, जिसमें हम देखें सब यूनिट 1.1 में लिखा है कि हम प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन, पहले इनके मीनिंग्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इनके बीच में एक जो अंतर बनता है उसको भी हम स्टडी करेंगे। 1.2 जो है इसमें है कि वैज्ञानिक प्रबंध का एक यहाँ पे यूनिट रखा हुआ है, सब यूनिट, और उसमें हम ये देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लाभ क्या हैं, और जो एक दो बड़े साइंटिस्ट हुए हैं इस संबंध में, जैसे कि टेलर्स और फेयल्स, इन लोगों ने मैनेजमेंट के संबंध में जो रूल एस्टेब्लिश किए हैं, रूल्स प्रोवाइड किए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो यूनिट नंबर 1.3 है उसमें हम देखते हैं कि किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी जो ऑनरशिप होगी वो किस प्रकार की होगी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दे रखा है, ये वो सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप की हो सकती है, उसमें साझेदारी टाइप पार्टनरशिप हो सकती है, जॉइंट स्टॉक यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी टाइप की हो सकती है, कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी संगठन नेचर के, और यहाँ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इस टाइप की अलग अलग ओनरशिप्स हो सकती हैं। 1.4 में हम देख रहे हैं, लिखा है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन के विभिन्न प्रकार किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन फंक्शनल एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार की चीज़ें इसमें सम्मिलित होंगी। इसके अतिरिक्त 1.5 जो इसमें अपने सब यूनिट है उसमें यह रिफ्लेक्ट ये सिखाया जाएगा एक तरह से कि किस प्रकार के ह्यूमन रिलेशंस जो है उसकी इम्पोर्टेंस, प्रोफेशनल एथिक्स की क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। और 1.6 सब यूनिट में लीडरशिप के संबंध में, लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो कि उद्यमी के लिए आवश्यक होती हैं उनके बारे में जिक्र किया जाएगा। एक उद्यम को या एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जा सकता है, ये 1.7 सब यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। सेकेंड यूनिट जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के संबंध में है, अर्थात विभिन्न प्रकार के मानवीय स्रोत जो रिसोर्सेज जो हैं जो आवश्यक होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके संबंध में क्या क्या जानकारियाँ हमें रखनी होगी एज ए एंटरप्रेन्योर, जो उसमें देखेंगे हम। सब यूनिट में ये लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या उद्देश्य और क्या फंक्शन, क्या कार्य रहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मुख्य कार्यों में रिक्रूटमेंट भी आता है, इसके लिए उसको सोर्सेज और मेथड ऑफ सिलेक्शन का भी उनको ध्यान रखना होता है। जब वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन जो विशेष है उसके संबंध में ट्रेनिंग की भी आयोजन करना पड़ता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग भी काम लिए जाते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। जो काम करने वाले इम्पोर्टेंट सुपरवाइज़र फॉरमैन्स हैं उनकी किस प्रकार की ड्यूटीज़ और रहेंगी, और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या रोल इंडस्ट्री में रहेगा, इस प्रकार की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट रहेगा वेजेस एंड इंसेंटिव से संबंधित, वेतन एवं अन्य भुगतान जो एक प्रेरणात्मक मजदूरी के रूप में किए जाते हैं उनके संबंध में होगा। 3.1 अगर हम इसमें सब यूनिट देखें तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वेजेस का क्या मीनिंग रहता है, इंसेंटिव्स का क्या मीनिंग रहता है, और एक अच्छे वेज सिस्टम के पेमेंट के लिए कौन से अच्छे सिस्टम जो हैं वो किस प्रकार के मेथड्स हैं, अलग अलग टाइप की सिचुएशंस में उनकी स्टडी करेंगे। जैसे कि टाइम रेट सिस्टम हो सकता है, पीस रेट सिस्टम हो सकता है, कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और इंसेंटिव्स में भी अलग अलग टाइप के मेथड्स आपके सामने आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि 3.2 अपना सब यूनिट के अंतर्गत कवर होगा। इसके पश्चात एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट का पार्ट जो आएगा वो मटेरियल्स मैनेजमेंट से संबंधित है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पदार्थ का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से रोल प्ले करता है। 4.1 यूनिट में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ये परचेज डिपार्टमेंट से संबंधित बात करेंगे तो उसकी क्या रोल रहेगा, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी उनकी, और उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा,
किस प्रकार के डिफरेंट परचेजिंग मेथड्स अलग अलग सिचुएशन में काम लिए जाएं, और मेथड्स काम लेते वक्त डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो किए जाने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि पीस रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, लमसम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, और इनकी किस समय किसका क्या लाभ है, क्या किसकी सीमा है, इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कशन किया जाएगा। इन कार्यों को करने के लिए डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ वर्क्स किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन होगा। जो मुख्य संस्था हैं DGS&D एंड CSPO जो कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करती हैं नॉर्मली, उनके बारे में बातचीत होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर, उनकी नेसेसिटी, टेंडर्स, सिंगल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ओपन टेंडर, ग्लोबल टेंडर, इस तरीके की, और उनके प्रोसीजर और टेंडर्स के साथ में अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिट मनी टाइप की जो प्रक्रिया हैं उनके बारे में विस्तृत डिस्कशन होगा। मटेरियल मैनेजमेंट का एक परचेजिंग सेक्शन के बाद में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहेगा स्टोर्स एंड स्टोर कीपिंग। जो भी मटेरियल हम अलग अलग प्रकार से खरीदते हैं, बीच में बन उनके कुछ प्रोसेस होने के बाद में या फाइनल फिनिशिंग के बाद में पैकेजिंग के फॉर्म में मेंटेनेंस से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो भी मटेरियल्स हैं उनकी स्टोर्स और स्टोर कीपिंग के बारे में हम एक जनरल उसमें नॉलेज इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले स्टोर्स के फंक्शंस, स्टोर का लोकेशन किस प्रकार से हम डिसाइड करें, क्या फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, स्टोर के लेआउट्स को हम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, क्या फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, स्टोर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रोफॉर्मा हैं वो कौन से काम आते हैं, किसका क्या उपयोगिता है, जैसे कि बिन कार्ड जो कि हमेशा सामग्री के पास पड़ा रहता है, स्टोर लेजर जो बहुत डिटेल सारी जानकारी जिसमें रखी जाती है, रिसिप्ट एंड इशू का जो प्रोसीजर्स है मटेरियल का उसके बारे में डिस्कशन होगा। हर प्रतिवर्ष सामान्यतः जो भी स्टोर में मटेरियल है उनका भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक होता है, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है उसके बारे में निर्णय डिस्कशन किया जाएगा। जो भी मटेरियल्स या आर्टिकल्स अनसर्विसेबल अनुपयोगी हो जाते हैं उनका निस्तारण किस प्रकार से किया जाए, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में निर्णय भी डिस्कशन स्टोर के सेक्शन के साथ करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा विक्रय यानी कि सेल्स। उसमें सेल्स डिपार्टमेंट के फंक्शंस के बारे में बातचीत होगी, और उसके साथ अटैच्ड जो तीन बहुत इम्पोर्टेंट थीम्स हैं जिसे हम कहें सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट्स और सर्विस आफ्टर सेल्स, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। पांचवा यूनिट जो है वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है। हमेशा की तरह पहले इसके फंक्शंस के बारे में बातचीत होगी, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के वित्तीय जो हमारे आंकड़े होते हैं उनको रिकॉर्ड अलग अलग करने के अलग अलग जो कारण हैं उनमें अलग अलग टाइप के जो संधारण किए जाते हैं, जैसे कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। इन सब की अलग अलग महत्व है हमारे लेखे बनाने के लिए वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से, तो इनके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार से 5.3 में अगर हम देखें तो बहुत ही कॉमन टाइप की कुछ 2-3 चीज़ें नज़र आएगी, जिसमें कि चेक्स है जो क्रॉस्ड या बियरेड या इस प्रकार के होंगे, ड्राफ्ट जो हैं उनके बारे में बातचीत होगी, प्रॉमिसरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट, इनके बारे में बातचीत होगी, और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दिया जाएगा, और कुछ उसमें आवश्यक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की जा सकती हैं। छठा यूनिट जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट से संबंधित है, यानी कि विपणन का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना है उससे। तो इसके साथ सबसे पहले हम मार्केटिंग का कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मार्केटिंग के दौरान आने वाली विभिन्न प्रॉब्लम्स, विभिन्न समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। प्राइसिंग के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ होती है, किस प्रकार से आप किसी भी आइटम्स की प्राइसिंग डिसाइड करें, उन नीतियों के बारे में बातचीत करेंगे। मार्केट में सामान को, सामग्री का फ्लो किस प्रकार से किया जाए, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स काम में ली जा सकती है, मेथड्स ऑफ मार्केटिंग काम में लिए जा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यहाँ तक ये 6 यूनिट तक जो है मुख्य रूप से प्रबंध, जो हमारा मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट है उसमें प्रबंध नाम से हमारा जो पहला सेक्शन बनता है वो 6 यूनिट तक कवर करता है। 7वें यूनिट से हमारा दूसरा सेक्शन जो है एंटरप्रेन्योरशिप का है वह स्टार्ट हो जाता है। तो 7वां यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता में हम सबसे पहले
यह देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मीनिंग है, एंटरप्रेन्योर का क्या मीनिंग है, इस बारे में बातचीत करेंगे। एम्प्लॉयमेंट और की जो आवश्यकता है और जो उसके अवसर उपलब्ध होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी अच्छे उद्यमी में कौन कौन सी मुख्य जरूरी आवश्यक गुण होने चाहिए उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक नीतियाँ जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जानकारी रखनी आवश्यक होती है, क्योंकि उससे उनके उद्योग के संचालन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके एस्टेब्लिशमेंट से लेके और उसके सेल्स तक के कई प्रकार के फंक्शन हैं उससे प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज विभिन्न समय में जारी और जो वर्तमान में जारी है अलग अलग जो डिपार्टमेंट से संबंधित है उनकी जानकारी ली जानी आवश्यक होती है। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन भी किया जाता है अलग, मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट की सीमा के हिसाब से किया जाता है हमारे सिलेबस में, जैसे इसे टाइनी, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एंसिलरी इंडस्ट्री, इस टाइप से एक क्लासिफिकेशन दिया गया है जो समय के साथ साथ हो सकता है अलग अलग रूप में और सरकार द्वारा नाम बदल के और या इन्वेस्टमेंट लिमिट्स चेंज कर करके दिए जाते हैं। तो वो जिस समय हम ये यूनिट का अध्ययन करेंगे उस समय उन चीज़ों को भी जो अभी अपडेट्स हमारे पास अवेलेबल आएंगी उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक अलग तरीके से जो है कि आपका जो जॉब है, आपके जो उत्पादन है, या आप समथिंग लाइक होटल, हॉस्पिटल, इस टाइप की कोई काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके का एक टाइप्स है इंडस्ट्री का, वो प्रोडक्शन नेचर का है, कोई जॉब बेस्ड है, आप किसी को आपको किसी जॉब मिला है, आप उस जॉब को करके उसको अगले को देते हैं, इस टाइप का है। तो इसके बारे में हम उस समय चर्चा करेंगे। 8वां यूनिट है कि किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट्स होते हैं, उनमें क्या क्या स्टेजेस सामने आती है। सर्वप्रथम कि आप किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद को चिन्हित करेंगे, किस प्रकार से उसका चयन करेंगे, उसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे, उसमें क्या क्या अलग अलग स्टेजेस पे हमें अध्ययन करने पड़ेंगे, इस बारे में हम सबसे पहले जानकारी उस समय आपको देंगे। उसके पश्चात कि उत्पाद को आपको कहाँ लगाना है, किस जगह पे आपका इंडस्ट्री सेटअप करना है, यानी कि साइट सिलेक्शन, विदेश में, किसी रीजन में, किसी रीजन के अंदर उसको अर्बन में लगाना है या रूरल एरिया में लगाना है, और उसके लोकल क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद ये हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्री या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम लगाने जा रहे हैं उसके अंदर प्लांट का लेआउट किस प्रकार से होगा। हो सकता है वो स्टोर हो, ऑफिस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसमें काम करने वाले हों, क्वालिटी कंट्रोल हो, लैब्स हो, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एरिया हो, इंस्पेक्शन का एरिया हो, वो किस प्रकार से हम ये लेआउट बनाएंगे, उसके कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और किस किस टाइप से लेआउट किस किस कंडीशन में सुटेबल होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट के लिए निश्चित रूप से जो हम जिस टीम के साथ जा रहे हैं डेवलपमेंट की, उसमें बहुत सारी सरकार ने सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे और कुछ लोकल संस्थाएं सपोर्ट के लिए बना रखी हैं। उनसे संपर्क करके क्या क्या उनसे मदद ली जा सकती है, चाहे वो लैंड से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, मार्केटिंग से संबंधित है, टेस्टिंग से संबंधित है, किसी भी एरिया से, ऐसे उनके लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो बनी हुई हैं उनसे सपोर्ट लेना आपको किस प्रकार से हमें जानकारी वह भी करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से जब कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन या ऐसा काम या इंडस्ट्री डेवलपमेंट का काम होता है तो एक प्री मार्केट सर्वे करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी जानकारी भी इस दौरान आपको दी जाएगी। 9वें यूनिट में हम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला स्तर पर जो है वो इंडस्ट्री को सेटअप करने में जो इसका रोल है वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैं, जो कि जिसे हम जिला उद्योग केंद्र हिंदी में कहते हैं। इसी प्रकार नेशनल लेवल पे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, SISI स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन, निश्चित, NRDC, SSIC, सीडो एक्सेट्रा हैं। इसके पश्चात जो सब यूनिट 9.3 जो डिस्कशन दिखा रहा है वो ये है कि हर स्टेट में स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जैसे कि राजस्थान के केस में राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इस ढंग से स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, तो
स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के कॉरपोरेशंस हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, और BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो भी संस्थाएं हैं इस संबंधित उससे भी जानकारी हासिल की जानी होती है। इसके पश्चात जो अगर हमारा विशेष फोकस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे हमारे सिलेबस को फोकस किया हुआ है, तो इनको सेटअप करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। इसका अंदर यह है कि हमें विभिन्न विभागों में जैसे कि जिला उद्योग केंद्र और उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार जमा हो सकता है SFC में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, फैक्ट्री बॉयलर इंस्पेक्टर एक्ट में, एक्साइज ड्यूटी के लिए हिसाब से सेस के हिसाब से हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमें पंजीकरण कराने की आवश्यकता हो सकती है, उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात भूमि आवंटित कराने के लिए राजस्थान के केस में रिको नाम की संस्था से जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है उससे हमें संपर्क करना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें तैयार करनी पड़ेगी, जो भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं उससे सारे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल या टेक्निकल, मैन पावर, इस प्रकार की सारी विस्तृत डिटेल और एक पूरा उसमें एस्टिमेट के साथ हमें तैयार करनी पड़ेगी। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे संगठन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, जैसा कि हमने पूर्व यूनिट में देखा था कि वह लाइन टाइप का होगा, स्टाफ टाइप का होगा, किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है हमें सूट करती है वो यहाँ हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। हमारे उद्योग, हमारे उत्पाद, हमारी मशीनरी, टेक्नोलॉजीज, इन सब कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से करना पड़ेगा, सिंगल स्टोरी, मल्टी स्टोरी, और उसमें कोई ग्रेविटी सिस्टम्स वगैरह का लगाने का ध्यान रखना है, कन्वेयर्स का ध्यान रखना है, तो ये सब चीज़ें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके पश्चात जो है मशीनरीज किस प्रकार से लगानी है इस बारे में सारी कार्यवाही की जानी होगी। इंडस्ट्री या बिजनेस चलाने वक्त हमें डिफरेंट टाइप के टैक्स सिस्टम और इंश्योरेंस के बारे में भी जानकारी होनी आवश्यक है, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पादन कर से संबंधित, और कस्टम ड्यूटी यानी कि आयात या निर्यात से संबंधित आपकी अगर कोई भी कार्यवाही आपके बिजनेस से संबंधित है तो उसकी जानकारी भी होना आपको आवश्यक है। और एक आम आदमी को भी हमेशा बीमा कराने की एक महत्वपूर्ण जो है प्रक्रिया करनी पड़ती है, तो इंडस्ट्रीज़ या बिजनेस को भी इंडस्ट्रियल और फायर इंश्योरेंस के संबंध में डिफरेंट प्रोसीजर्स के जानकारी होनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई भी संपादित करनी चाहिए। 12वां यूनिट हमारा जो है वो फाइनेंशियल सोर्सेज SSI के लिए किस प्रकार से एकत्रित होंगे, कैसे उनको मैनेज करना होगा, इसके बारे में बातचीत उसमें की जाएगी। इसके सब यूनिट फर्स्ट में ये दिखाया जा रहा है कि वेरियस इंस्टीट्यूशन जो भी लोन इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती हैं उनके विभिन्न जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी पड़ेगी और उनसे हम आवश्यकता अनुसार जो है फाइनेंस उनसे एक लोन के रूप में प्राप्त करना होगा। और वेरियस टाइप्स ऑफ लोन में ऐसा हो सकता है कि हम उन चीज़ों को देखें कि हमें इनिशियली जब एस्टेब्लिश करना है तो फिक्स टाइप का कैपिटल लोन किस प्रकार से चाहिएगा, उसकी गणना वो किस प्रकार से मिल सकता है। उसके पश्चात जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें तो हमारे को रनिंग के लिए जो खर्चा चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, उस प्रकार की जानकारी हमें हासिल करनी होगी। और किस किस प्रकार के कामों के लिए सरकार द्वारा डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज़ यानी कि अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल जो आपको बेनिफिट उससे हो सकते हैं उसकी जानकारी भी लेनी आवश्यक होगी। किसी भी उद्योग अथवा व्यवसाय को चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो एक्ट्स हैं, लेबर लेजिस्लेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स नाम से ये 13वां यूनिट हमारा फ्रेम किया हुआ है, जिसमें इंडस्ट्रियल एक्ट यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एक्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रोविजंस इन मोटर व्हीकल एक्ट, इस प्रकार के एक्ट्स के बारे में जानकारी इस यूनिट में आपको प्रदान की जाएगी। जो हमारा 14th यूनिट है इस सब्जेक्ट का, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में जानकारी दी जाएगी, जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के प्रोसीजर, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करते वक्त उनकी जानकारी, और किसी पर्टिकुलर SSI के आइटम पर आप एक
एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एक्चुअल रिपोर्ट तैयार कर सकें, ऐसी कोशिश इस जानकारी को देने में की जाएगी। 15th यूनिट एक बहुत ही अलग सा इम्पोर्टेंट यूनिट है, जैसे कि इसके अंदर हम देखते हैं कि ISO 9000 सीरीज़ एक क्वालिटी सिस्टम मेंटेन करने के लिए जारी हो रखा है और वर्ल्ड ओवर उसकी जानकारी बहुत आवश्यकता है, जिससे कि आपकी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट की जो रिलायबिलिटी है, सेल्स कैपेसिटी है, वो उसमें उसके अनुसार बढ़ सके। तो हम जो AI से संबंधित जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में जानकारी 5.1 15.1 जो हमारा सब यूनिट है उसके अंतर्गत देंगे। और ISO 9000 सीरीज़ के डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसके बारे में हम 15.2 यूनिट में जो आपको हम इंडिकेट कर रहे हैं वो दिखाएंगे उन चीज़ों में। और जो महत्वपूर्ण सबसे एक मॉडल है ISO 9000 फंड, उसके विशेष बिंदु हैं कुछ 20 पॉइंट, उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। किसी भी बेनिफिट कंपनी को ISO 9000 लेने से क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। और उसके पश्चात एक और कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसकी जानकारी भी इस यूनिट के अंतर्गत आपको दी जाएगी। निश्चित रूप से जब हम पहला कोई भी सब्जेक्ट का लेक्चर जब बातचीत करते हैं तो विद्यार्थियों की भी ये जिज्ञासा रहती है, और निश्चित रूप से एक अच्छे अध्यापक का भी ये दायित्व होता है कि वो अपने प्रथम लेक्चर के दौरान ही बच्चों को जो रीडिंग मटेरियल्स कहाँ से, जो किताबें हैं या और कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से मिल सकता है, इसकी जानकारी भी दें। हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक अच्छी परंपरा कर रखी है कि हर सिलेबस के साथ उन्होंने रेफरेंस बुक्स की अटैच लिस्ट दे रखी है, जो अगर आवश्यकता हो तो हम उसके साथ साथ और भी समय समय पर जो रिसोर्सेज मटेरियल हैं या आज के ज़माने में जो विशेष कोई वेबसाइट्स हैं, इंडस्ट्रियल इंटरनेट वेबसाइट्स, उनकी जानकारी समय समय पर आपको देंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें जो लिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट से संबंधित हिंदी में जो विशेषकर काम में ली जाती है वो बुक है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और इंग्लिश में TR बांगा जी की, OP खन्ना जी की ये बुक्स काफ़ी पॉपुलर हैं। VK शर्मा जी और OP हरकुट साहब ने, अगर आप 9th नंबर पे मैंने एक ऐड किया है जो कि सिलेबस में मेंशन अभी नहीं है एट प्रेजेंट, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को मिक्स करके भी एक बुक निकाल रखी है, वो भी आपके लिए उपयोगी रह सकती है। और अगर आप एक ध्यान देंगे 5वें नंबर पर हैंडबुक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बाय OP हरकुट, जो हिंदी में हमारे सिलेबस को कवर करने के लिए काफ़ी उपयोगी किताब है। इसके अलावा भी आप देखेंगे विशेष टॉपिक्स के लिए महाजन साहब की, प्रोफेसर मनोहर महाजन की एक SQC स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पे किताब स्पेसिफिकली लिखी है, उसको रेफ़र कर सकते हैं जो भी ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहिए। ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम के लिए पूरा स्टैंडर्ड्स भी निकले हुए हैं, वो ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाते हैं, उनको देख के उनके बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। PM भंडारी साहब की एक अलग से किताब और लिखी हुई इंग्लिश के लिए हिसाब से, और एंटरप्रेन्योर डेवलप बाई SS खान का भी एक किताब इंग्लिश को कवर करते हुए, इंग्लिश के माध्यम को कवर करते हुए है। तो ये सब चीज़ें भी आप किताबें काम ले सकती हैं। तो इस प्रकार से ये आज हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर एक तरह से एंड पे आ गया है, और आगे हम 1 by 1 टॉपिक्स के बारे में लेक्चर्स रिलीज करेंगे, जो आप उनको ध्यान से सुने, और इनके संबंध में यदि कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं अभी मैंने इसमें दी नहीं है, नेक्स्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर इसमें कोट भी कर दूंगा, वो अभी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, 9413248678। ये नंबर व्हाट्सएप का है जिस पे आप कोई भी क्वेरी मैसेज के रूप में भेज सकते हैं, और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा संतुष्ट करने की, आपकी क्वेरी को जवाब दे के संतुष्ट करने की। थैंक यू।